पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं रुद्रप्रयाग से आ रही एक बड़ी खबर, जहां केदारनाथ यात्रा पड़ाव गौरीकुंड के पास में लगातार दरक रही पहाड़ी से भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गौरीकुंड बाजार के पास में लगातार दरक रही पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिर रहे हैं। जुलाई में आई आपदा के दौरान इस जगह भूस्खलन हुआ है और इसके बाद से लगातार लैंडस्लाइड यहां हो रहा है। अगर समय रहते इस लैंडस्लाइड जोन का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आने वाले समय में परेशानी का सबब ये जगह बन सकती है। संदीप प्रसाद और जानकारी देंगे, हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है रुद्रप्रयाग से। संदीप, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें सच में ये दिखाने वाली है कि अभी अगर इसके ऊपर काम शुरू नहीं किया गया तो आने वाले समय में चिंता बढ़ा सकती है ये जगह। इसके ऊपर जानकारी दीजिए, क्या ट्रीटमेंट का काम शुरू हो चुका है और अगर उसमें देरी हो रही है तो क्यों? जी बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि जो 2 महीने पहले जो 31 जुलाई को केदार घाटी में आपदा आई थी और उसके बाद ये स्थिति वहां पर पैदा हुई थी गौरीकुंड में। वहां पर लैंड स्लाइडिंग हुआ था। लगभग ये 10 से 15 मीटर का जो पैच है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। और लगातार उस दौरान से वहां पर स्लाइडिंग हो रही थी और उस दौरान वहां पर कुछ वाहन भी वहां पर दबे थे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह है कि अब लगातार बारिश के बाद वहां पर स्लाइडिंग हो रही, भूस्खलन हो रहा है। और बिल्कुल ये बाजार से जुड़ा हुआ एरिया है और बगल में इसकी कई दुकानें भी हैं, आगे पार्किंग भी है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो घाटी वाला एरिया काफी सेंसिटिव है आपदा की दृष्टि से, तो लगातार यहाँ पे अगर भूस्खलन जारी रहता है और अगर 1-2 बरसात और होती है तो यहाँ पर बड़ा लैंडस्लाइड हो सकता है और इससे बाजार को भी खतरा हो सकता है और जो पार्किंग है और जो मोटर वहां पे सड़क मार्ग है उसको भी खतरा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी रही कि कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से और जो एनएच डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे बड़ी लापरवाही रही है, क्योंकि 2 महीने बाद भी इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात यह भी है क्योंकि जो गौरीकुंड बाजार है वो केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव है और यहाँ पर इसी बाजार के नीचे गौरी माई का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है और यहाँ पर भी एक तप्तकुंड था जो कि पिछली आपदा में उस तप्तकुंड को भी नुकसान पहुंचा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं जो ट्रीटमेंट कार्य उसमें देरी हो रही है और देरी की वजह ये भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं वहां पे बड़ा स्लाइडिंग हो गया और बड़ा नुकसान वहां पे हो सकता है। और इसको लेकर लगातार जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कल वहां पर धरना प्रदर्शन भी किया और लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं कि लगातार जो भी जो सड़क मार्ग है या फिर स्लाइडिंग जोन है जिनसे दिक्कतें पैदा हो रही है, जो भविष्य में खतरा बन सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द होना चाहिए। जी शुक्रिया आपका संदीप प्रसाद जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, पिथौरागढ़ टनकपुर ऑल वेदर रोड लगातार कल 5वें दिन भी बंद रहा है। स्वाला के पास में हाईवे को खोलने के लिए डीएम चंपावत ने एनएच के इंजीनियरों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया है, जिसके बाद इंजीनियरों ने तय किया है कि 50 मीटर में रैंप तैयार किया जाएगा, साथ ही एंकरिंग भी की जाएगी। रैंप तैयार करने के साथ ही एंकरिंग के लिए एनएच जुड़ा हुआ है। बॉर्डर के अहम हाईवे को खोलने के लिए दिन रात काम चल रहा है, लेकिन अभी तक भी लाखों की आबादी को राहत नहीं मिल पाई है। आपको बता देते हैं कि 12 सितंबर के बाद पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफलाइन 90% मौके पर बंद रही है। इस पे बंडल एसडीए सेल्फ ड्रिलिंग एंकर्स डालते हुए हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली एंड इंक्लाइंड वे में डालते हुए और उसको जो है ग्राउंड करें और तब जो है उसके ऊपर गेबियंस रखें, ताकि जो भी इस मास का जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है वो जो है रेस्टेन हो जाए। और आइए अब आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरियाणा के दौरे के बारे में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं। धामी यहां पर बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। सीएम धामी 2 बजे रेवाड़ी, शाम 5 बजे गुरुग्राम और शाम 6:30 बजे सोहना में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की जाएगी। दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले उत्तराखंड के लोगों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वेबसाइट लॉन्च की है। वेबसाइट लॉन्च की गई है मुख्यमंत्री धामी की तरफ से www.pravasiuttarakhandi.uk.gov.in। तो ये वो वेबसाइट है जो लॉन्च की गई है। जो विदेशों में उत्तराखंडी रहते हैं, उत्तराखंड के प्रवासियों की सरकार की पॉलिसी, प्रोग्राम और गतिविधियों की जानकारी इस वेबसाइट से इन्हें मिल पाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 7 नवंबर को प्रवासी उत्तराखंड दिवस पर सम्मेलन आयोजित किया जाए और जरूरी है कि हम उत्तराखंड प्रवासियों के लगातार संपर्क में रहें।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सख्त भू कानून की बात की है, तो शनिवार को जवाब में कांग्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अब उत्तराखंड के भू कानून की बात कैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश पहुंच गई, देखिए रिपोर्ट में। उत्तराखंड में अब तक का सबसे सख्त भू कानून लाने का दावा शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, तो शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री नारायण तिवारी के भू कानून को बेस्ट बताया। बात भू कानून से शुरू हुई तो डेमोग्राफिक चेंज तक पहुंच गए। कांग्रेस ने भू कानून पर जहां सरकार से श्वेत पत्र लाने की मांग की, वहीं डेमोग्राफिक चेंज की बात पर यह पूछ डाला कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कजाकिस्तान से कितने लोग उत्तराखंड में आए हैं। प्रदेश की सरकार को भू कानून पर बोलने से पहले राज्य में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि राज्य में किन किन लोगों ने किन किन प्रयोजनों से जमीन खरीदी और जिस प्रयोजन के लिए खरीदी उसका उपयोग उस प्रयोजन के लिए हुआ कि नहीं हुआ। कितने लोग आ गए विदेश के, अफगानिस्तान के, तुर्किस्तान के, तजाकिस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, रोहिंग्या। करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई, हम क्यों चाहेंगे कि यहाँ के लोग, बाहर के लोग यहाँ में करिए। डेमोग्राफी चेंज क्या हुई है, कहाँ के लोग आए, सारा पहाड़ खाली कर दिया आपने। उत्तराखंड में आबादी का असंतुलन बढ़ रहा है, यानी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। इसी असंतुलन को खत्म करने के लिए सख्त भू कानून और मूल निवास की मांग हो रही है, ताकि बाहर से आकर कोई भी उत्तराखंड का माहौल न बिगाड़ सके। ऐसे में कांग्रेस ने बाहर से आने वालों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जोड़ा, तो जवाब बीजेपी ने भी दिया। हर बार अनेकों बार कानून संशोधन होता है, उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां उसमें ध्यान रखी जाती है। आज पुष्कर धामी जो कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट आने वाली है। जैसी रिपोर्ट आई, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सबसे अच्छा भू कानून जो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में लाभकारी सिद्ध होगा, जिसमें न उद्यम प्रभावित होंगे, न कृषि भूमि प्रभावित होगी, इस प्रकार के कानून को लाने की आवश्यकता महसूस हुई। तो क्या कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में पाकिस्तानियों के बसने का इंतजार कर रही है, या पाकिस्तानियों को बसाना चाहती है, या रोहिंग्या को बसाना चाहती है? इस गैर जिम्मेदाराना गैरत वाले बयान के लिए कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए, उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड में माहौल बिगाड़ने का काम दूसरी जगह से आकर यहां रहने वाले कर रहे हैं, इसलिए कड़े भू कानून की डिमांड पर खुद मुख्यमंत्री को आगे आकर अपनी बात कहनी पड़ी है। तो तिवारी सरकार के भू कानून को बेस्ट बताने वाली कांग्रेस डेमोग्राफिक चेंज करने वालों की डिटेल मांग रही है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड में मजबूत भू कानून 1 साल के अंदर लागू किया जाएगा, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हल्द्वानी में यशपाल आर्य ने कहा है कि कांग्रेस भी मजबूत भू कानून के पक्ष में है, लेकिन विपक्ष को सरकार की मंशा पर भरोसा नहीं है। आर्य ने कहा है कि मुख्यमंत्री को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मजबूत भू कानून को पास करवाना चाहिए। उत्तराखंड की जनता भू कानून के लिए लंबा इंतजार करने के मूड में नहीं है। क्यों इंतजार क्यों? ये कहें कि हम जल्द ही अगले सत्र में इसको जल्दी सत्र आहूत करेंगे, विशेष सत्र का आयोजन करके स्पेशल सेशन बुलाएं ना, विशेष सत्र बुलाएं और उसमें चर्चा करें, और हम भी उसके पक्षधर हैं। सशक्त भू कानून के इतना देर, इतना विलंब में 1 साल का इंतजार क्यों करवाना चाहती है सरकार की नीयत, सरकार की मंशा मेरा मानना है कि ठीक नहीं है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने 5 कैबिनेट मंत्री ड्यूटी लगाई है। मंत्री एक के बाद एक जनता दरबार लगाकर समस्याएं सुन रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि समस्या सुनने वाले मंत्री पिछले 2 साल से कहां थे। रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए अभी तारीख तो नहीं आई, पर बीजेपी ने जिन मंत्रियों को वहां ड्यूटी पर लगाया है वो मोर्चे पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। 2 दिन मंत्री रेखा आर्य ने अलग अलग जगह जनता दरबार लगाए और जनता की समस्याएं ऑन द स्पॉट सुलझाई।
सड़क के अधूरे काम पर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर का वेतन तक रोक दिया तो 3 दिन से मंत्री गणेश जोशी भी 5 जनता दरबार लगा चुके हैं। मंत्री जी का कहना है कि सरकार आपके द्वार के फॉर्मूले पर काम हो रहा है और पूरा फोकस जनता की परेशानी दूर करने पर है। पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह बहुउद्देशीय शिविर लगाकर जनता की समस्याओं का निराकरण जो है हम लोग कर रहे हैं। मैं भी पिछले 3 दिन से लगातार ये 5वें कैंप में हूँ। जिन समस्याओं का निराकरण तुरंत हो सकता है हमने मौके पे कराया है। जो माननीय मुख्यमंत्री के स्तर की हैं उसको देहरादून में जाकर सीएम से बात कर कराएंगे। रेखा आर्य और गणेश जोशी के साथ सतपाल महाराज, सुबोध दुनियाल और सौरभ बहुगुणा को भी केदारनाथ का जिम्मा सौंपा गया है। मतलब साफ है कि केदारनाथ में बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। वहीं नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने सवाल पूछा कि एक दिन में 2-2 दरबार लगा रहे मंत्री 2 साल से कहां बैठे थे। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि भाजपा से आखिरकार 5 मंत्रियों की चुनाव दृष्टिकोण से उन्होंने उन्हें जिम्मेदारी दी है, सेक्टर वाइज जिम्मेदारी दी है। 2 साल में माननीय मंत्रीगण केदारनाथ या पहाड़ के जनपदों में कितनी बार उन्होंने जन समस्याओं को भ्रमण किया, ये सवाल तो जनता उससे। केदारनाथ में कांग्रेस किस प्लानिंग के साथ चुनाव लड़ेगी ये तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा तय करेंगे, लेकिन फिलहाल उपचुनाव की तारीख के ऐलान से पहले बीजेपी के मंत्री जनता दरबार लगाकर वोटर्स को गोलबंद करने में जरूर जुटे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून से समय एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर आईएएस राधा रतूरी उत्तराखंड की मुख्य सचिव बनी रहेंगी। राधा रतूरी को 6 महीने का एक्सटेंशन और मिल गया है। अब 31 मार्च 2025 तक के लिए राधा रतूरी ही मुख्य सचिव के पद पर रहेंगी। राधा रतूरी को दूसरी बार एक्सटेंशन मिला है। इस बार भी 6 महीने के लिए उनका कार्यकाल आगे बढ़ाया गया है। 30 सितंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन अब वो राज्य की मुख्य सचिव बनी रहेंगी। खबर देहरादून से है जहां पर स्कॉलरशिप घोटाले के मामले में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी अनुराग शंखधर के घर पर विजिलेंस ने रेड मारी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस का एक्शन भी देखा जा रहा है। विजिलेंस की टीम अनुराग के देहरादून विष्णु विहार वाले घर पर पहुंची और घर के लोगों से पूछताछ की गई टीम के द्वारा। साथ ही टीम के हाथ में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लगे हैं। आरोपी अनुराग शंखधर समाज कल्याण विभाग में तैनात था। वहीं आरोपी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। हल्द्वानी जोन की विजिलेंस टीम ने ये रेड की है। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में युवाओं के कई गैंग सक्रिय हैं, लेकिन पुलिस इन पर लगाम लगाने में नाकाम है। शहर में आईटीआई, फूलचौड़ जैसे गैंग बनाकर बदमाशी का दौर जारी है। शुक्रवार रात इसी गैंग के कुछ लोगों ने नैनीताल रोड की शराब दुकान में एक शख्स से मारपीट की है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये पूरी घटना शराब ठेके में लगे सीसीटीवी के रिकॉर्डिंग की आप देख रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। दूसरा वीडियो शनिवार दोपहर का बताया जा रहा है। जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 2 वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जब MBG कॉलेज के ठीक बाहर कुछ लड़के आपस में भिड़ जाते हैं। इनके बीच में जमकर मारपीट होती है। वीडियो इनका बना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नैनीताल पुलिस की जमकर ये किरकिरी हो रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों में दहशत बनी हुई है। अंदर पटक रहे हैं देख। पुलिस द्वारा लगातार सर्विलांस के माध्यम से चेक किया जा रहा है। सीसीटीवी के थ्रू हम लगातार चेक कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे आईज एंड ईयर्स कहीं ना कहीं जनता है। जितनी जल्दी हमारे पास जनता है, मीडिया है, जितनी जल्दी हमारे पास ये सूचना आएगी उतना ही हम प्रॉम्प्ट एक्शन ले पाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा तेज़ी से इसमें कार्रवाई करी जाएगी। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में टॉन्स नदी पर बनने वाली किसाऊ जल विद्युत परियोजना पर साल 2025 से काम शुरू होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इस हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए DPR पर जोरों से काम चल रहा है, जो मार्च तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद इस परियोजना पर काम शुरू होगा। आपको यहां बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकार की बहुउद्देशीय किसाऊ
जल विद्युत परियोजना के पूरे होने के बाद 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसमें उत्तराखंड के 330 तो हिमाचल को 330 मेगावाट बिजली मिलेगी। साथ ही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के साथ ही राजस्थान के किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी मिल सकेगा। अनुमान है वो 660 मेगावाट इसमें से जल विद्युत प्राप्त होने की संभावना है, जिसमें से आधी यानी कि 330 मेगावाट उत्तराखंड राज्य को प्राप्त होगी और रिमेनिंग आधी वो हिमाचल प्रदेश सरकार को प्राप्त होगी। वहीं एम्स ऋषिकेश ने टिहरी जिले के दूर दराज के गांव में ड्रोन डिलीवरी से दवाई पहुंचाई है। सिर्फ 30 मिनट में ऋषिकेश एम्स से टिहरी के गांव में ब्लड प्रेशर की दवाई पहुंची है। ड्रोन मेडिकल सेवा से एम्स के हेलीपैड से 10 किलोमीटर का पेलोड टिहरी के चंबा ब्लॉक में भेजा गया। 33 किलोमीटर की हवाई दूरी और 5600 फीट की ऊंचाई की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर स्थित चंबा ब्लॉक तक पहुंचने में ड्रोन को 30 मिनट का समय लगा है। ड्रोन संचालन टीम ने चंबा ब्लॉक के स्कूल के प्रांगण में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ को दवाओं की डिलीवरी उपलब्ध कराई है। एम्स कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने कहा है कि एम्स की कोशिश है कि नई तकनीक से राज्य के दूर दराज के इलाकों तक ड्रोन सेवा द्वारा जरूरतमंदों को दवा भेजी जाए। पहाड़ का युवा सबसे ज्यादा सेना में जाने की रुचि रखता है, लेकिन पहाड़ के कई स्कूलों में आज तक एनसीसी नहीं है, जिसकी मांग अब तेज हो गई है। भारतीय सेना में भारी संख्या में उत्तराखंड के लोग हैं, लेकिन पहाड़ में कई जगह आज तक एनसीसी नहीं है। विकासनगर के जौनसार बाबर में 33 इंटर कॉलेज हैं और 3 डिग्री कॉलेज, लेकिन किसी में भी एनसीसी नहीं है, जिसके लिए कई बार युवा आवाज भी उठा चुके हैं। यहाँ एनसीसी नहीं है, हम भी लेना चाहते थे यहाँ एनसीसी, पर यहाँ नहीं है और हमें तो नहीं मिल पाई, पर हमसे जो पीछे वाली क्लास है उन्हें मिल जाए तो सही रहेगा। नीचे बच्चों के पास होती है शहरों में, पर यहाँ नहीं है। हमें मतलब एनसीसी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से पहाड़ से बहुत लोग नीचे फौज की तरफ बहुत प्रेरित है और सबको मतलब फौज में जाने का बहुत शौक है। बहुत लड़के से मैंने मतलब यहाँ के लड़के बहुत सुबह दिन रात तैयारी करते हैं, पर यहाँ एनसीसी नहीं है, जबकि एनसीसी मतलब फौज में बहुत फ़ायदा मिलता है। एनसीसी से बच्चों में देश की सेवा का जज्बा पैदा होता है और इसके साथ ही एनसीसी उन्हें जीवन में अनुशासन से रहना सिखाती है। इसके साथ ही एनसीसी वाले बच्चे को डिफेंस एग्जाम में बोनस मार्क्स का भी फायदा मिलता है। जौनसार बाबर का शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिस परिवार से पुलिस, आर्मी और अन्य ऐसी संस्थाओं में कार्यरत नहीं है। लगभग 2008 में सैया इंटर कॉलेज में एनसीसी प्रारंभ हुई थी, वो भी किसी कारण 2011 में बंद हो गई। एनसीसी को खोलने के लिए सरकार की तरफ से भी प्रयत्न किए जा रहे हैं और हमारी शिक्षा विभाग की तरफ से भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले माननीय मंत्री जी ने दिल्ली में एनसीसी से संबंधित एक बैठक में प्रतिभाग किया और वो भी चाहते हैं कि विद्यालयों के अनुशासन के लिए और उत्तराखंड की जो सैनिक पृष्ठभूमि है उसको दृष्टिगत अधिक से अधिक विद्यालयों में एनसीसी होनी चाहिए। पहाड़ के युवा लंबे समय से एनसीसी की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए विकासनगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। ऋषिकेश से अगली खबर है, जहां पर कार के टायर में एक पेंगोलिन लिपट गया। यहां पर श्यामपुर के पास में खड़ी हुई कार के टायरों में पेंगोलिन यानी कि सल्लू सांप मिला है। तुरंत ही वन विभाग को बुलाया गया, जानकारी इसकी दी गई, सकुशल इसे निकाल भी लिया गया, जंगल में छोड़ दिया गया है। पेंगोलिन एक विलुप्त प्राय जानवर है और काफी शर्मीला जानवर माना जाता है और रास्ता भटक कर यहां तक पहुंचा होगा। छिपने के लिए टायर में लिपट गया। दिल्ली की धार्मिक संस्था देवस्थान सेवा समिति और हरिद्वार की
पुण्यदायी सेवा संस्थान पिछले 23 सालों से लाखों लावारिस मृतकों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर चुके हैं। आज हरिद्वार के सती घाट पर 4000 से ज्यादा लावारिस अस्थियों को गंगा की गोद में प्रवाहित किया गया है। साथ ही आपको बताएं कि संस्था से जुड़े लोग ये बताते हैं कि 23 सालों में 1,60,000 से ज्यादा अस्थियों को विधि विधान से गंगा में बहाया जा चुका है। कोशिश हमारी ये रही, आप सब लोगों के अथक प्रयास से 2 बार हमने 2011 में पाकिस्तान में भी जो हमारे हिंदू सिख भाइयों की अस्थियां रखी हुई थी आज़ादी के बाद जो रहते थे, उनको 2 बार हम लेके आए। एक बार 135 लोगों को लाए, एक बार 160 लोगों की अस्थियों को लेके आए। और आइए अब आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 अक्टूबर से राज्य में मेडिकल स्टाफ हड़ताल पर रहेगा। नैनीताल में डॉक्टरों ने बैठक करके हड़ताल को सफल बनाने पर चर्चा की है। नैनीताल की डीएम ने रामनगर के आपदा प्रभावित सुंदरखाल गांव का दौरा किया है, गांव के लोगों की समस्याएं सुनी हैं। रुड़की के भगवानपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहबुद्दीन चौली में शिक्षकों की कमी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। गौ संरक्षण का संदेश लेकर एक लड़का नंगे पांव मुंबई से केदारनाथ की यात्रा पर पहुंचा है। रुड़की पहुंचने पर संकेत ने बताया कि यात्रा पूरी करने के बाद वो अपने घर पर एक गौशाला खोलेगा। अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की 33वीं वार्षिक निकाय बैठक हुई है, जिसमें बैंक की ब्रांचों की संख्या जल्द ही 75 तक करने पर सहमति बनी है। बागेश्वर के दर्जनों ग्रामीण औषधीय पौधों की खेती के जरिए अपनी आर्थिक मजबूत करने का अब कोशिश कर रहे हैं। डीएम ने एक कार्यशाला के तहत किसानों को औषधीय पौधों की खेती और उत्पादन करने की अपील की है। टिहरी में यूगोस्ट की पहल पर नई टिहरी के पास बागी गांव में साइंस सेंटर की स्वीकृति मिल गई है। करीब 30 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य शुरू होने के 2 से 3 साल में साइंस सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। केदारनाथ धाम में स्वच्छता की सेवा पखवाड़े के तहत जन जागरूकता अभियान चलाया गया है और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। रुड़की में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर विधायक फुकरान अहमद के आवास कूच किया है और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। टिहरी के लामडीधार में आयुष अस्पताल को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है और जन आंदोलन के साथ ही हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है।